स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम और हम शुरू कर रहे हैं मुखबिर पार्ट 6। वानखेड़े की कार में दोनों जूही पहुंचे। शेख ने मीरा के घर के बारे में जो बताया था वो कच्चे पक्के मकानों के फोर्थ क्लास घर थे। कार उन्होंने सड़क के किनारे ही छोड़ दी और पैदल ही उस कॉलोनी में प्रवेश करते चले गए। छोटी छोटी कच्ची पक्की गलियां थी जिसके दोनों तरफ यूं ही कमरे डाल रखे थे। किसी के पास ज्यादा जगह थी तो कमरे के साथ छप्पर डालकर कच्चे कमरे बना रखे थे। इलाके का कोई नक्शा नहीं था, सब यूं ही बनता चला गया था। 15 मिनट गलियों में भटकने के बाद उन्हें 120 नंबर का मकान मिला। एक कमरे के साथ दो कच्चे कमरे और छत की जगह छप्पर डाल रखा था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वानखेड़े और जाफरी दरवाजे से भीतर जा घुसे। सामने ही 55 साल का सूखा पतला सा आदमी बैठा था। सेंटर टेबल पर मुर्गा और विस्की की बोतल रखी थी। ग्लास में भी विस्की थी। वो पी रहा था। उसका चेहरा नशे से भरा था। कौन हो तुम लोग? वो फौरन खड़ा हो गया। भीतर क्यों आए हो? वानखेड़े ने अपना कार्ड निकालकर उसकी आंखों के सामने किया। पुलिस कहकर वानखेड़े ने कार्ड जेब में वापस डाल लिया। घर में और कौन कौन है? पुलिस का नाम सुनते ही उसका चेहरा फक पड़ गया। तब तक जाफरी भीतर के अन्य कमरों की तरफ बढ़ चुका था। और कौन है घर में? वानखेड़े की आवाज में सख्ती आई। कोई नहीं। नाम क्या है तेरा? किशन लाल। मीरा का क्या लगता है? पिता। वो मेरी बेटी है, उसने घबराए स्वर में कहा। तभी जाफरी कमरे में से वापस कदम रखता कह उठा, और कोई नहीं है घर में। तलाशी ले जाफरी, वानखेड़े ने कहा। जाफरी फौरन पलट कर कमरे के भीतर भीतर के कमरों में चला गया। क्या बात है? उस व्यक्ति ने सूखे स्वर में कहा। कार ली तेरी बेटी ने? होंडा सिटी। कल ली ना? हाँ हाँ। औकात है तेरी कार लेने की? किशन लाल ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। मीरा ने ली? वानखेड़े सख्त स्वर में बोला। हाँ। पैसा कहां से आया? मुझे पता नहीं। मैं तो मुर्गा खा रहा है, दिन में महंगी शराब की बोतल पी रहा है। कितने की है ये बोतल? 2,500 की। 2,500? और तेरी तनख्वाह कितनी है? चपरासी है ना तू किसी कंपनी में? किशन लाल का चेहरा फक पड़ गया। बोल, क्या तनख्वाह है तेरी? 12,000। 12,000 तेरी तनख्वाह है और 2,500 की बोतल पीता है? बोल, पैसा कहां से आया? पैसा? तेरी बेटी मीरा लाई ना? 3 दिन पहले मीरा कहीं गई थी। कहाँ थी मीरा? सुबह से शाम तक मीरा उस दिन कहाँ थी जब उसने डकैती की? डकैती? किशन लाल की आवाज कांप उठी। वानखेड़े ने उसकी कमीज का कॉलर पकड़कर झंझोड़ा। तेरे को सब पता है तेरी बेटी ने डकैती की है। अभी तेरे को पुलिस स्टेशन लेकर चलता हूँ। मीरा कहाँ है? वो किशन लाल के चेहरे की हवा गुल हो चुकी थी। बोल, कहाँ है वो? वो फ्लैट लेने गई है। फ्लैट लेने? तुम्हारा मतलब कि वो फ्लैट खरीदने गई है? वानखेड़े के दांत पिच गए। हाँ हाँ। उसी डकैती के पैसे से? मुझे नहीं। तभी वानखेड़े ने कमीज का कॉलर छोड़ा और जोरदार चांटा उसके गाल पर दे मारा। किशनलाल हल्की सी आह के साथ कुर्सी पर जा गिरा। पुलिस स्टेशन में तेरे को उल्टा लटकाकर? मैंने कुछ नहीं किया साहब जी। तो किसने किया है? वो वो तभी जाफरी वापस कमरे में आता कह उठा। कुछ दिखा तो नहीं, पर लकड़ी की एक पेटी बंद है। बड़ी पेटी है, उस पर ताला लटक रहा है। क्या है पेटी में? वानखेड़े ने किशनलाल से पूछा। कुछ नहीं साहब, उसमें तो बिस्तर भर रखे। खड़ा हो, खोल के दिखा। मेरे पास चाबी नहीं है।
किशनलाल हाथ जोड़कर बोला, चाबी मीरा के पास है। मीरा के बारे में क्या बोलता है ये? किधर गई वो? जाफरी ने पूछा। वो फ्लैट खरीदने गई है, वानखेड़े कड़वे स्वर में बोला। जाफरी मुस्कुरा पड़ा। तो नोटों से खरीदारी शुरू हो चुकी है। कार खरीदी, अब फ्लैट खरीदा जा रहा है। 3 करोड़ को तबीयत से खर्च। पेटी का ताला तोड़। जाफरी तुरंत दूसरे कमरे में चला गया। कहां से लाई नोट मीरा? वानखेड़े ने किशनलाल से पूछा। मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। कितने नोट लाई? 3 करोड़। कहाँ रखे हैं? पेटी में। वानखेड़े ने किशनलाल की बांह पकड़ी और उसके साथ उस कमरे में जा पहुंचा जहां पेटी थी। जाफरी था। जाफरी ने वहां से तलाश करके लोहे का मूसल उठा लिया था। इसी पेटी में 3 करोड़ हैं जाफरी, वानखेड़े ने कहा। बोला ये? हाँ। किशनलाल का चेहरा फक पड़ा हुआ था। मुर्गा बोतल तो कब का भूल चुका था वो। जाफरी ने मूसल से ताला तोड़ने की कोशिश की। ताला तो काफी मजबूत था। वो नहीं टूटा, पर उसका कुंडा उखड़ गया। पेटी खोली गई। भीतर काफी बड़ा प्लास्टिक बैग रखा था और उसमें नोटों की गड्डियां थी। ये रहा माल, जाफरी ने कड़वे स्वर में कहा। यहाँ के पुलिस स्टेशन फोन कर, इधर की पुलिस को बुला। जाफरी ने जुहू के पुलिस स्टेशन को फोन कर दिया। महेश जाखड़ से भी नोट बरामद करने हैं, जाफरी बोला। अभी जाकर करते हैं, वानखेड़े ने कहा और किशनलाल से बोला। किधर गई मीरा? खार, उधर फ्लैट खरीदने को बोली वो, किशनलाल ने मरे स्वर में कहा। उधर का कोई पता कि वो किधर गई होगी? दूसरे कमरे में एक प्रॉपर्टी डीलर का कार्ड रखा है, उसी डीलर के माध्यम से वो फ्लैट ले रही है। कार्ड दे। दूसरे कमरे में जाकर किशनलाल ने टेबल पर रखा एक कार्ड वानखेड़े को दिया। तो तू सोच रहा होगा कि अब अरबपति बन गया है, बढ़िया फ्लैट में रहेगा, बढ़िया दारू पिएगा, होंडा सिटी पर घूमेगा। तब तो तेरे को पुलिस की याद भी ना आई होगी, जाफरी ने कड़वे स्वर में कहा। नोट ही नोट हर तरफ दिख रहे होंगे। खाकी वर्दी तो सपने में भी दिखाई नहीं दे रही होगी। किशनलाल की हालत देखने लायक थी। तेरी बीवी कहाँ है? वानखेड़े ने पूछा। वो काम पर गई है। हॉस्पिटल? अपनी नौकरी पर? हाँ। इतने नोट देखकर भी वो नौकरी पर चली गई? उसे पता है ना इन नोटों का? हाँ, पर वो नाराज है। मीरा का कोई भी काम उसे पसंद नहीं आता। मतलब कि तेरी पत्नी इन नोटों में हिस्सेदार नहीं बनी? नहीं, उसने तो मीरा को चले जाने को कह दिया। मीरा अपने लिए फ्लैट ले रही है। पौने घंटे में वहां पुलिस पहुंच गई। इलाके का इंस्पेक्टर वहां आया था। जाफरी ने वानखेड़े के बारे में फोन पर ही बता दिया था। नोट और किशनलाल को उसके हवाले करके जाफरी और वानखेड़े खार पहुंचे। विजिटिंग कार्ड उनके पास था। ऐसे में उस प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस ढूंढने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। दोनों सीधा ऑफिस पहुंचे। वहां 60 बरस का एक व्यक्ति टेबल के पीछे बैठा था। वहां उसका एक असिस्टेंट मौजूद था और टेबल के इस पार 26-27 साल की युवती बैठी थी। उसने कीमती कपड़े पहन रखे थे जो नए लग रहे थे। होंठों पर गुलाबी लिपस्टिक और कद साधारण था। देखने में वो अच्छी थी। वानखेड़े और जाफरी के वहां पहुंचते ही वो व्यक्ति मुस्कुराकर दोनों से बोला, आइए सर, बैठिए। दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। मैं रोहित ठाकुर हूं, वो व्यक्ति बोला। कहिए, आपकी क्या सेवा करूं? हम बाद में बताएंगे, पहले आप मैडम से बात कर लीजिए, वानखेड़े मुस्कुराया। जी, ठाकर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अभी मैडम को 3 फ्लैट दिखाए हैं और एक पसंद भी आ गया है। फिर उसने उस युवती से कहा, तो मिस मीरा, डील किस तरह करेंगी? बयाना कितना दे रही हैं आप? मेरा नाम सुनकर वानखेड़े और जाफरी की नजरें मिली। 1 करोड़ 60 लाख का है वो फ्लैट, मीरा बोली। अब तो आपने फ्लैट अब तो आपने फ्लैट के मालिकों से बात कर ली है। सब कुछ आपके सामने ही है। 2% हमारा होता है जी। 3,20,000 मेरा हुआ।
एकदम बढ़िया कागज करा के दूंगा, कहीं कोई कमी नहीं होगी। मेरे काम से पार्टी हमेशा खुश होती है। मेरा काम ही ऐसा है। एक 75 का फ्लैट है जो आपको एक 60 में मिल रहा है। 3 महीने बाद 2 करोड़ का तो मैं बेच दूंगा, ये मेरी गारंटी है। घाटे का सौदा नहीं कर रही है मिस मीरा। मैं आपको बयाना दे देती हूँ, आप रसीद बना दीजिए, मीरा बोली। 7 लाई है बयाना? हाँ। 10% मतलब कि 16 लाख बनता है। मैं 20 लाख लाई हूँ, 20 के बयाने की रसीद बना दीजिए। तो बाकी की पेमेंट में आप तो बाकी की पेमेंट की क्या तारीख लिख दूं रसीद में? मैं सप्ताह भर में पेमेंट कर सकती हूँ, मीरा बोली। फिर तो बढ़िया हो गया जी। फ्लैट खाली पड़ा है, कागज कराइए और अपना घर बसाइए। ठाकुर मुस्कुरा कर बोला। आधे घंटे में भी रसीद तैयार होकर आ जाती है। आप जरा अपना नाम, पता, डॉटर ऑफ सब कुछ बता दीजिए। रसीद में तो लिखना ही पड़ता है। मैं अभी कागजी को फोन कर देता। तभी वानखेड़े उठ खड़ा हुआ, जेब से कार्ड निकाला और ठाकर के सामने कर दिया। जाफरी तुरंत उठकर मीरा के पास खिसक आया। कार्ड देखकर जाफरी के चेहरे पर उलझन उभरी। वो कह उठा, नहीं, यहाँ जाफरी नहीं, ठाकर होना चाहिए था। कार्ड देखकर ठाकर के चेहरे पर उलझन उभरी। वो कह उठा, मेरे पास पुलिस का क्या काम? मैं तो साफ सुथरा धंधा करता। हम आपके लिए नहीं आए हैं। वानखेड़े ने मीरा को देखा। मैडम के लिए आए हैं। ये सुनते ही मीरा फुर्ती से उठ खड़ी हुई। भागने की कोशिश मत करना, जाफरी ने सख्त स्वर में कहा। मीरा तुरंत पलटकर जाफरी को देखने लगी। जाफरी के हाथ में रिवॉल्वर थी। ये चलाने के लिए नहीं है, तेरे को दिखाने के लिए पकड़ी है, जाफरी कड़वे स्वर में बोला। मैं जानता हूं कि इसे देखकर ही तेरा काम हो जाएगा। वैसे तू समझ तो गई होगी कि हम तेरे को ढूंढते यहां क्यों आए हैं। हैरानी है, मुझे पुलिस क्यों ढूंढ रही है? मीरा घबराई सी कह उठी। तेरे घर से आ रहे हैं हम। वहां लकड़ी की पेटी से हमने बाकी के सारे करोड़ बरामद कर लिए हैं। वहां पुलिस भरी पड़ी है अभी तक। तेरा बाप मुर्गा और महंगी दारू पी रहा था, परंतु हमने सारा मजा किरकिरा कर दिया। उसी ने हमें यहाँ का कार्ड दिया कि तुम यहाँ फ्लैट खरीदने के फेर में हो। तो अब चले मिस मीरा? मीरा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने क्या किया? नेशनल ब्रेड की बस में डकैती, 5 हत्याएं। अभी के लिए तो इतना ही काफी है, बाकी बातें और भी होंगी। राम राम, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ठाकर कानों को हाथ लगाकर कह उठा। मैं किसे फ्लैट दिला रहा था? मीरा की कुर्सी के पास रखा 20 लाख का लिफाफा जाफरी ने उठा लिया। मीरा का चेहरा फक पड़ चुका था। चले मैडम, वानखेड़े पास आया। खेल खत्म तुम्हारा। अगला दृश्य। पुलिस स्टेशन के कमरे में मीरा कुर्सी पर बैठी थी। इस वक्त उसका खूबसूरत चेहरा पिचका सा लग रहा था। चेहरे की रंगत गायब थी। बार बार सूखे बार बार सूख रहे होंठों पर जीभ फेर रही थी। नजरें कमरे में मौजूद दूसरों पर उठ रही थी। कमरे में वर्दी पहने 2 महिला पुलिस मौजूद थी। एक सब इंस्पेक्टर थी, दूसरी कांस्टेबल। महिला से पूछताछ के दौरान महिला पुलिस का मौजूद रहना जरूरी था। सामने कुर्सी पर वानखेड़े बीते 10 मिनट से शांत और चुप बैठा था। उसकी इसी चुप्पी से मीरा की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी कि इंस्पेक्टर असलम जाफरी ने भीतर प्रवेश करते ही कहा, पूछताछ हो गई? अभी शुरू नहीं की, वानखेड़े बोला। क्यों? जाफरी कुर्सी पर बैठते हुए कह उठा। साहबजादी आराम कर रही हैं। मैं इसे पूरा मौका दे रहा हूं कि सवालों के जवाब तैयार कर ले। कोई कहानी तैयार करनी है तो वो भी कर ले। वानखेड़े की निगाह मीरा पर थी। देखने में लगता नहीं है कि ये इतनी तेज होगी। जाफरी ने कड़वी निगाहों से मीरा को देखा। मीरा की परेशानी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। भोली भाली लगती है, जाफरी बोला। क्यों मैडम? होंडा सिटी में बैठना कैसा लगता है? करोड़ों का फ्लैट खरीदा जा रहा था। ऐश करने के पूरे बहाने इकट्ठे किए जा रहे थे।
हमने बीच में पहुंचकर सारा कबाड़ा कर दिया। मीरा ने रो देने वाली निगाहों से जाफरी को देखा। महेश जाखड़ के बारे में सुना कि नहीं? जाफरी बोला। क्या? मीरा के होंठों से निकला। पकड़ लिया है उसे भी। वो दूसरे कमरे में बंद है। सब बता दिया उसने। 5-10 डंडे मारने पर ही चालू हो गया था। वो नहीं पकड़ा गया। मीरा होंठ भींच कर कह उठी। तुम झूठ कह रहे हो। और बद्दी, कांदीवली वाला, वो भी आने वाला इधर? पुलिस लेने गई है उसे? मीरा ने बेचैनी से पहलू बदला। इसे जाखड़ की झलक दिला दे। नहीं, इसे जाखड़ की झलक दिखा दे, वानखेड़े ने कहा। जाफरी ने महिला कांस्टेबल को इशारा किया। रामायण से बोलना जाखड़ को अभी इधर ले आ। कांस्टेबल बाहर निकल गई। जाफरी ने मीरा के पहले पीले चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आता है जाखड़, देखना अभी उसे। मीरा का चेहरा और भी लटक गया। जाखड़ ने नहीं हमें बताया तेरे बारे में। तेरी होंडा सिटी ने तुझे फंसा दिया। पता चला कि साइकिल की औकात होते हुए तूने होंडा सिटी खरीद ली। ऊपर से टीवी में तेरी फिल्म दिखाई जा रही है जब तू डकैती कर रही थी। तब तेरे चेहरे पर खून जरूर लगा था, परंतु ऐसा भी नहीं है कि पहचानी ना जा सके। बस तेरे को पहचाना किसी ने और खबर कर दी। तेरी होंडा सिटी ले डूबी तुझे। जाफरी के चेहरे पर तीखे भाव थे। ये हमारे सीनियर इंस्पेक्टर साहब तेरे से पूछताछ करने जा रहे हैं। झूठ बोलेगी या जवाब देने में नखरे करेगी तो ये जो महिला पुलिस खड़ी है, ये तेरे लिए ही है। औरत औरत पर बढ़िया डंडा घुमाती है। फिर जाफरी ने वानखेड़े से कहा, पूछताछ शुरू कीजिए। ये जाखड़ को देख लेगी तो बढ़िया जवाब देगी, वानखेड़े ने मुस्कुराकर कहा। जाफरी ने सिर हिलाकर रह गया। 5 मिनट बीते कि 2 पुलिस वाले जाखड़ को पकड़कर वहां ले आए। जाखड़ और मीरा की नजरें मिली। मीरा का चेहरा और भी पीला पड़ गया। तू? जाखड़ के होंठों से निकला। तू भी आ फंसी। कोई नहीं बचने वाला। सब रेलगाड़ी में चढ़ते आ रहे हैं। ले जा इसे, जाफर कह उठा। दोनों पुलिस वाले जाखड़ को ले जाने लगे तो जाखड़ ने कहा, साहब जी, नोट वहीं पड़े मिले ना जहां मैंने बताया था। पुलिस दल गया हुआ है तेरे ठिकाने पर। तू कहता है नोट वहां हैं तो जरूर वहीं होंगे। आसपास के गवाहों की मौजूदगी में नोटों को बरामद किया जाएगा। लोगों के बयान लिए जाएंगे। पुलिस वालों को वापस लौटने में वक्त तो लगेगा। मैंने उसमें से सिर्फ 5,000 रुपया निकाला था। एक विस्की की बोतल लाया और ले जाओ, जाफरी बोला। दोनों पुलिस वाले जाखड़ को लिए बाहर निकल गए। अब तक मीरा की रही सही हिम्मत भी खत्म हो चुकी थी। जाखड़ को दोबारा देखकर कैसा लगा? जाफरी ने व्यंग से मीरा को देखा। मीरा ने सूख सूख चुके होंठों पर जीभ फेरी। मीरा, वानखेड़े गंभीर स्वर में बोला, तुमने 152 करोड़ की डकैती की। नेशनल ब्रेड की नोटों से भरी बस को लूटा। 5 लोगों की हत्याएं की हैं। पैसा तुम्हारे घर से बरामद हो चुका है। 20 लाख तुम्हारे पास से हमने बरामद किया। तुम्हारी कल की खरीदी होंडा सिटी कार इसी पुलिस स्टेशन में खड़ी है। अपने एक साथी जाखड़ को तुम पुलिस की हिरासत में देख ही चुकी हो। बद्दी को भी कभी भी यहां लाया जा सकता है। अगर तुम्हें किसी बात से इंकार है तो कहो। मीरा चुप रही। तुमने डकैती की? हाँ, लेकिन मैंने किसी की जान नहीं ली, मीरा ने फीके स्वर में कहा। शायद तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि वहां पर डकैती की जो फिल्म बनाई गई है उसमें तुम बिना हथियार दिख रही हो। तुम्हारा इस्तेमाल बस को रोकने के लिए किया गया। तुम्हारे बस में प्रवेश करने से पहले ही गोलियां चलनी शुरू हो गई थी। हमारी तफ्तीश जारी है। अगर तुमने वहां फायरिंग नहीं की तो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट में हम इस बात का जिक्र जरूर करेंगे। मीरा गहरी सांस लेकर रह गई। डकैती में कौन कौन शामिल था? वानखेड़े ने पूछा। मीरा चुप रही। इस सवाल का जवाब हमारे पास है,
जाखड़ मुंह खोल चुका है। यूं समझो कि ये बातें तुम्हारे बयान के रूप में दर्ज होंगी। मेरी राय है कि तुम्हें सब सच सच बता देना चाहिए। तुम फंस चुकी हो। अगर तुमने हत्याएं नहीं की तो हम तुम्हें सरकारी गवाह बनाने की भी सोच सकते हैं। इससे तुम्हें सजा कम होगी। कानून तुम्हारे साथ रियायत बरत सकता है। डकैती में मैं, देवराज चौहान, महेश जाखड़, बद्दी और राहुल थे, मीरा बोली। देवराज चौहान कौन? वो अपने आप को डकैती मास्टर देवराज चौहान कह रहा था। तू उसे पहले नहीं जानती? नहीं, पर वो अच्छी पहचान हो गई थी। वो मेरे से शादी करने को कह रहा था। वानखेड़े की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान तेरे को शादी करने को कह रहा था? वानखेड़े के होठों से निकला, हाँ। ये कैसे हो सकता है? वानखेड़े हैरान हो उठा। क्यों नहीं हो सकता? मीरा ने कहा। वो मेरे साथ शादी करने को तैयार है। उसने कहा था कि वो फोन करेगा। भारी तौर पर उलझन में खड़े वानखेड़े ने टेबल पर रखे लिफाफे से कुछ तस्वीरें निकालकर उसे दी। इनमें से देवराज चौहान की पहचान करो, वानखेड़े बोला। मीरा ने तस्वीरें देखी और देवराज चौहान की तस्वीर अलग करते हुए कहा, ये है। ये? वानखेड़े के माथे पर बल थे। इसने तुमसे कहा कि तुमसे शादी करेगा? आप ये बात बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा नहीं कहने वाला, वानखेड़े ने सख्त स्वर में कहा। ये शादीशुदा है। जाफरी वानखेड़े को देखने लगा। शादीशुदा है? मीरा के होठों से निकला, हाँ। मैंने देवराज चौहान की पत्नी को देखा हुआ है। वैसे भी देवराज चौहान इन चक्करों में नहीं पड़ता। वो कमीना कुत्ता कहीं का। एकाएक मीरा गुर्रा उठी। क्या हुआ? वो कहता था उसने शादी नहीं की और मेरे से शादी का वादा करके कई बार मेरे साथ सोया। नहीं, वानखेड़े के होठों से निकला। तुम क्यों नहीं कह रहे हो इंस्पेक्टर? मीरा वास्तव में गुस्से में थी। वो ऐसा करने वाला इंसान नहीं है। जानते हो उसे? बहुत अच्छी तरह से। तो फिर उसने मुझे मुफ्त का माल समझकर क्यों चाटा? वानखेड़े के पास कोई जवाब नहीं था। जाफरी गंभीर सा वानखेड़े को देख रहा था। वानखेड़े के चेहरे पर भी हैरानी और उलझन थी। वानखेड़े साहब, जाफरी ने टोका। वानखेड़े ने गहरी सांस ली और सोचों से निकलता हुआ कह उठा, देवराज चौहान तुम्हें कहाँ मिला था? वो मेरे पास आया था कमीना। घर पर आया। पहली मुलाकात में ही उसने अपनी बातों से मुझ पर जाने क्या जादू किया कि मैं कपड़े उतारकर उसके साथ जा लेटी। वो मेरे से शादी करने को तैयार था। मीरा के दांत भिज गए। वानखेड़े मीरा को देखे जा रहा था। ये तो मुझे अब पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा। देवराज चौहान तुम्हारे पास क्यों आया? डकैती के लिए। बोला एक डकैती करने जा रहा हूं। इस काम में उसे लड़की की जरूरत है। मामूली काम है, 3 करोड़ मिलेगा। मैं फौरन मान गई। कमीना कुत्ता कहीं का। फिर अगले ही दिन हमने डकैती कर ली। साथ में जाखड़, बद्दी और राहुल थे। उससे पहले मैं और देवराज चौहान ने रात एक होटल में बिताई। हरामी ने 4 बार मेरे साथ। देवराज चौहान के साथ कौन था? कोई भी नहीं। जब तुमसे मिलने आया है तो कोई उसके साथ होगा। नहीं था, वो अकेला ही था। और जिस दिन डकैती की उस दिन तो उसके साथ कोई रहा होगा। तब भी नहीं, अकेला ही था। मतलब कि तुमने देवराज चौहान के साथ किसी और को नहीं देखा? जाखड़, बद्दी और राहुल उसके साथ थे बस। हाँ। राहुल कौन है? मैं उसका नाम ही जानती हूँ। वो किसी अच्छे घर का है। लगता था जैसे कॉलेज में पढ़ रहा हो। राहुल से तुमने कुछ तो पूछा होगा कि वो मुंबई में कहाँ रहता। हम में ज्यादा बातें नहीं हो पाई थी। डकैती की सुबह ही हम मिले थे। देवराज चौहान ने प्लानिंग बताई और हमने काम शुरू कर दिया। नामों के अलावा किसी से हमारी बात नहीं हो पाई। मीरा ने सोच भरे स्वर में कहा। परंतु मुझे लग रहा है कि देवराज चौहान के साथ इस काम में और लोग भी हैं, परंतु वो हमारे सामने नहीं आए। डकैती से पहले हम लोग नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? दोबारा से।
मीरा ने सोच भरे स्वर में कहा, परंतु मुझे लगता है कि देवराज चौहान के साथ इस काम में और लोग भी हैं, परंतु वो हमारे सामने नहीं आए। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? डकैती से पहले हम लोग एक कार में नेशनल बस पर नजर रखे हुए थे, तो तब देवराज चौहान का फोन रह रहकर बज रहा था। देवराज चौहान उनसे बातें कर रहा था और ब्रेड की बस का जिक्र भी बीच बीच में हो रहा था। फिर आखिरी बार उसने फोन पर किसी से कहा कि सफेद वाली कार के साथ ऐसा एक्सीडेंट करो कि वो बस के पीछे ना जा सके। उसके बाद एक ही फोन आया कि एक्सीडेंट हो गया, कार ट्रैफिक में फंस गई। ये खबर पाकर तब देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। मैंने पूछा, परंतु उसने मुझे कुछ नहीं बताया। इस बात का तुम क्या मतलब निकालती हो? वानखेड़े ने पूछा। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे एक ही बात समझ में आती है कि तब कोई और भी उस नोटों वाली बस के पीछे था और उसे एक्सीडेंट की आड़ में रोका गया। वानखेड़े ने कहा। जो भी हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मीरा ने परेशान स्वर में कहा। जब तुम डकैती में शामिल हुई तो तुम्हें मालूम था कि 5 हत्याएं की जाने वाली हैं? वानखेड़े ने पूछा। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, मीरा ने कहा। मुझे तो देवराज चौहान ने इतना ही कहा था कि मेरा काम बस बस को रोकना है जिसमें नोट भरे होंगे। मुझे खून से लथपथ उस बस के आगे गिरा दिया जाएगा। तुमने बताया कि इस डकैती में तुम, देवराज चौहान, जाखड़, बद्दी और राहुल थे, वानखेड़े बोला। बस में भी 4 लोगों ने हमला किया। पांचवी बस में भी 4 लोगों ने हमला किया। पांचवी तुम भी बाद में बस में आ गई। हाँ, इस तरह तो तुम्हारे बताए आदमियों की गिनती पूरी हो गई। फिर उस कार को कौन चला रहा था जिसमें से तुम बस के आगे गिरी थी? वो भी तो डकैती की इस योजना में शामिल था। वानखेड़े की निगाह मीरा पर थी। मैं उसे नहीं जानती। क्या मतलब? डकैती मास्टर 2 घंटे पहले देवराज चौहान ने डकैती मास्टर देवराज चौहान ने 2 घंटे पहले मुझे उस कार में बिठाया और खून की एक बोतल दे दी कि वक्त आने पर खून अपने ऊपर डाल लूं और बस के आगे जा गिरूं। कार चलाने वाले को मैंने खास नहीं देखा था और ना ही उससे मेरी ज्यादा बात हुई। वो चुप चुप रहने वाला व्यक्ति लगा मुझे। जब बस के सामने गिरने का वक्त आया तो वो तब मुझसे बोला कि खून ऊपर डालूं। वो कार धीमी कर रहा है और दरवाजा खोलकर बस के आगे कूद जाऊं। ठीक है, मैं तुम्हें एक आदमी का हुलिया बताता हूँ, सुनकर बताना कि कार चलाने वाला वही था। मीरा ने सिर हिलाया। वानखेड़े ने जगमोहन का हुलिया बताया। ये नहीं था वो, हुलिया सुनते ही मीरा ने कहा। जल्दी मत करो, सोचकर जवाब दो। सोचकर ही जवाब दिया है, वो इस हुलिया का व्यक्ति नहीं था, मीरा बोली। तो तुम उस कार को चलाने वाले का हुलिया बताओ। मैंने उसे ठीक से नहीं देखा। जितना देखा है उतना ही कहो। वो 32-33 बरस का व्यक्ति था। सिर के बाल छोटे थे। उसने सफेद रंग की आधी वहां की शर्ट और ब्राउन पैंट पहन रखी थी। उसकी नाक कुछ मोटी थी। रंग सांवला था, कान बड़े से थे, आंखें काली और सामान्य थी। वो क्लीन शेव्ड था। वानखेड़े होंठ सिकोड़े मीरा को देखता रहा, फिर बोला, उसका कद कितना था? 5 फुट 5 या 6, इससे ज्यादा नहीं। मतलब कि साधारण कद था। हाँ। क्या तुम्हें वो अपराधी जैसा, कानून तोड़ने वालों जैसा लगा? नहीं, वो साधारण सा दिखने वाला इंसान था। मुझे नहीं लगता कि वो अपराधी रहा होगा। उस वक्त वो डरा हुआ था? नहीं, गंभीर था। वो तब के हालातों से डरा नहीं था, मीरा ने बताया। जाफरी, वानखेड़े ने कहा, वो पुराना अपराधी था, वरना डकैती होने जा रही हो तो उसके चेहरे पर घबराहट, परेशानी तो होनी ही चाहिए, जबकि वो सिर्फ गंभीर दिखा। पुराना पापी ही रहा होगा वो। उस वक्त, मीरा पुनः बोली, मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, परंतु वो बिल्कुल शांत था। पुराना खिलाड़ी होगा, जाफरी ने सिर हिलाया।
उसके बाद क्या हुआ? वानखेड़े ने मीरा से पूछा। देवराज चौहान, जाखड़, बद्दी और राहुल ने उन पांचों को मार दिया और देवराज चौहान बस ले भागा। वहां से हम शिव कॉलोनी पहुंचे, जहां पहले से एक ट्रक खड़ा था। शिव कॉलोनी नई कॉलोनी बस रही है। उधर ज्यादा लोग नहीं रहते, अभी जंगल जैसा ही इलाका है वहां। वहां पहुंचकर देवराज चौहान ने हमें चारों को 3-3 करोड़ दिए। हमारे पास पैसे डालने के लिए प्लास्टिक बैग रात में ही मौजूद थे। 2 कारें भी वहां खड़ी थी, जिस पर हम अपना पैसा रखकर निकले। बस के भीतर पेटियां और भरे हुए प्लास्टिक बैग्स थे। वो हम सब ने मिलकर ट्रक के भीतर रखे। इस काम में 2-2.5 घंटे लग गए थे। हम सब थक गए थे। फिर हम कारों में बैठकर अपने हिस्से का 3 करोड़ लेकर वहां से चल दिए। मेरे साथ राहुल था, जिसे कि मैंने वहां से 4 किलोमीटर दूर अंबेडकर रोड पर उसके कहने पर उतार दिया था। वो प्लास्टिक बैग के साथ सड़क के किनारे खड़ा और मैं कार पर आगे बढ़ गई। राहुल की उम्र कितनी होगी? 22-23। उसका हुलिया बताओ। मीरा ने राहुल का हुलिया बताया। हुलिये से वानखेड़े या जाफरी को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। राहुल अपराधी जैसा था? वानखेड़े ने पूछा। नहीं, मीरा ने फौरन कहा। अच्छे घर का लड़का था, जैसे कॉलेज में पढ़ रहा हो। परंतु मैंने उसे बस में रिवॉल्वर चलाते देखा। पैसे के लालच में वो देवराज चौहान के साथ डकैती कर बैठा। तुमसे पुलिस राहुल और उस कार के ड्राइवर के चेहरों के स्केच बनवाएंगी। तुम्हें बताते रहना होगा कि उनके नैन नक्श कैसे थे, नाक कैसा, होंठ कैसे, मतलब कि सब कुछ। मीरा परेशान सी वानखेड़े को देख रही थी। जब तुम लोग बस लेकर शिव कॉलोनी पहुंचे तो ट्रक और कारों के पास कौन कौन मौजूद था? कोई नहीं। सोचो, कोई तो होगा। उनकी रखवाली पर पुलिस की सहायता करोगी तो फायदे में रहोगी। वहां कोई नहीं था। ट्रक और कारें अकेली खड़ी थी, मीरा ने कहा। देवराज चौहान ने बताया कि वो ट्रक लेकर कहां जाने वाला है? नहीं बताया। तुम में से किसी ने ट्रक का पीछा भी नहीं किया? मैंने और राहुल ने तो ऐसा नहीं किया। देवराज चौहान के मुंह से किसी और का नाम सुना? किसका नाम? जैसे कि जगमोहन? नहीं, उसने सिर्फ काम की बातें की। किसी का नाम नहीं सुना उसके मुंह से। वो हम लोगों के ही नाम लेता था तब। उसने तुमसे शादी का वादा किया? कुत्ता, कमीना। मीरा के दांत भिज गए। अलग होते समय उसने तुम्हें अपना फोन नंबर या कोई पता ठिकाना बताया? पता ठिकाना पूछा था, परंतु उसने कहा कि वो मुझे फोन करेगा। उसका फोन नंबर तो मेरे पास था ही, जिस पर हम लोग बात करते थे। परंतु डकैती की शाम उसका वो नंबर बंद हो गया। मैं तब से मिला रही हूं, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि वो मेरे से हरामीपन कर गया। हरामी कुत्ता। तुम लोगों की मीटिंग भी होती रही होगी। वो कहाँ हुई? चेंबूर के पार्क में। 2 बार ही मीटिंग हुई। डकैती वाले दिन सुबह 7 बजे, और उससे एक दिन पहले की शाम, जब अंधेरा हो रहा था। तो तब हम सब पार्क में मिले थे। तब पहली मीटिंग 1 घंटे की थी और अगले दिन सुबह भी 1 घंटे की। कोई ऐसी बात जो हमें देवराज चौहान तक पहुंचा सके? वानखेड़े ने पूछा। मैंने सब बता दिया है। डकैती वाले दिन जब तुम लोग बस के पीछे थे तो देवराज चौहान को किसके फोन आ रहे थे बार बार? मुझे नहीं पता। मैंने पूछा था, परंतु देवराज चौहान ने बताया नहीं। तुम्हें तब वो बातें सुनकर ऐसा नहीं लगा कि कोई और भी नोटों से भरी नेशनल ब्रेड वाली बस के पीछे है और देवराज चौहान उन लोगों को बस के पीछे से हटवाने की कोशिश में है? और ऐसा कर दिया उसने। जब उसे एक्सीडेंट कर देने का पता चला तो वो खुश हो गया था। ऐसा ही तुमने कहा था अभी। वानखेड़े की निगाह मीरा पर थी। मीरा के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। कुछ पल चुप्पी रही वहां। शायद यही बात रही होगी, मीरा कह उठी। परंतु तब मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं था, क्योंकि तब हम डकैती करने जा रहे थे और मैं इस कश्मकश में थी
कि मैं ये काम कर पाऊंगी कि नहीं। तुम कार में सब लोगों के साथ मौजूद थी, तो तुम्हें दूसरी कार में कब बिठाया गया? डकैती के वक्त से करीब 20 मिनट पहले, जब हम बस का पीछा कर रहे थे। तब देवराज चौहान ने किसी से फोन पर बात की, जो कि जरूर उसी कार का ड्राइवर रहा होगा, क्योंकि फोन बंद करने के बाद देवराज चौहान ने मेरे से कहा कि अगले चौराहे पर वो मुझे उतार देगा। पीछे से सिल्वर कलर की कार आ रही है। उसे चलाने वाले ने आधी बाह वाली सफेद कमीज पहन रखी है। वो कार मेरे पास रोकेगा तो मुझे कार के पीछे वाली सीट पर बैठ जाना है। सीट पर खून की बोतल पड़ी होगी। तो अगले चौराहे पर मैं उतर गई। तभी वो सिल्वर कलर की कार आ गई और मैं उसके पीछे वाली सीट पर जा बैठी। कमीने देवराज चौहान ने सब इंतजाम कर रखे थे। राहुल के बारे में बताओ कुछ, वानखेड़े ने पूछा। अब मेरे पास बताने को कुछ नहीं है। जब तुम दोनों अपने अपने हिस्से के 3 करोड़ लिए कार में जा रहे थे, तो तब तुमने राहुल से पूछा नहीं कि वो कहाँ रहता है, कहाँ जाएगा? वानखेड़े ने पूछा। मेरी उसकी कोई बात नहीं हुई। वो चुप ही रहा। मीरा ने गहरी सांस ली। और मैं सोच रही थी कि 3 करोड़ को मैं कहाँ कहाँ खर्च करूंगी। शायद वो भी ऐसा ही कुछ सोच रहा होगा। अम्बेडकर रोड पर उतारा उसे? क्या वहां कोई उसका इंतजार कर रहा था? मेरे ख्याल में तो नहीं। मतलब कि वहां से वो किसी टैक्सी में गया होगा। मीरा ने सहमति से सिर हिलाया। वानखेड़े ने जाफरी से कहा, हमें टैक्सी स्टैंड को छानना होगा कि ऐसी किस टैक्सी ने उस दिन भरी प्लास्टिक बैग के साथ अम्बेडकर रोड से सवारी को बिठाया और उसे कहां पर छोड़ा। कुछ पुलिस वालों को मैं इस काम पर लगा देता हूं, जाफरी ने कहा। तभी मीरा फक चेहरे के साथ घबराए हुए कह उठी, प्लीज आप लोग मुझे छोड़ दीजिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं फिर कभी गलत काम। होंडा सिटी खरीद ली, जाफरी ने मुंह बनाया। मैं अभी तक नहीं खरीद पाया इस नौकरी से। करोड़ों का फ्लैट ले रही थी। मैं अभी तक बाप के मकान में अपने परिवार के साथ रह रहा हूं। तू तो तगड़ी ऐश की सोच रही थी। अब पकड़ी गई तो तोते उड़ गए। अब आगे की ऐश नजर आ रही होगी तुझे। मुझे छोड़ दीजिए। मैं चुप कर। ये कानूनी मसला है। तूने डकैती की, 5 की जान ली। मैंने नहीं मारा किसी को। मीरा की आंखों में आंसू थे। वो तो पता चल जाएगा। मुझे कितनी देर की सजा होगी? मीरा ने रोते हुए पूछा। डर लग रहा है, जाफरी ने कठोर स्वर में कहा। मीरा रोती सुबकती रही। अगर तुमने किसी की हत्या नहीं की तो हम तुम्हें सरकारी गवाह बना लेंगे। ऐसे में भी रियायती तौर पर कानून 5-7 साल की सजा 5-7 साल से कम की सजा नहीं देगा, क्योंकि डकैती के साथ हत्या होना संगीन जुर्म की श्रेणी में आता है। जबकि दूसरों को कम से कम 14 साल या फिर तथ्यों को देखने के बाद अदालत फांसी भी दे सकती है। अगर तुम राहुल और देवराज चौहान को पकड़वाने में पुलिस की मदद करती हो, तो तुम्हें अदालत और भी सजा कम देगा। मैं उन दोनों के बारे में सच नहीं जानती। मीरा के गाल आंसुओं से भीगे थे। इसे लॉकअप में बंद कर दो, जाफरी। जाफरी ने वहां मौजूद लेडी सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल से मीरा को ले जाने को कहा। वो दोनों मीरा को बाहर ले गई। इससे अभी पूछताछ की जरूरत है, वानखेड़े ने कहा। मैं इससे और जाखड़ से अपने तौर पर पूछताछ करूंगा, वानखेड़े साहब, जाफरी बोला। बद्दी की तलाश में गए पुलिस वाले अभी तक नहीं लौटे? वानखेड़े ने वक्त देखा। शाम के 8 बज रहे हैं। वो आ जाएंगे, तब तक हम डिनर लें। दोपहर को भी कुछ नहीं खाया। वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। चेहरे पर गंभीरता थी। तभी जाफरी का मोबाइल बजा। जाफरी ने बात की, हूं हां करके फोन बंद कर दिया और बोला, जाखड़ का पैसा बरामद हो गया। 3 करोड़ में 5,000 कम है। पुलिस पार्टी अब वापस आ रही है। अपने आप से उलझा वानखेड़े बोला, जाफरी, तीनों बातें मेरी समझ से बाहर हैं। ये बातें देवराज चौहान से जरा भी मेल नहीं खाती। क्या वानखेड़े साहब? इन बातों ने मुझे बहुत उलझा रखा है। पहली बात तो ये कि देवराज चौहान ने आज से पहले कभी भी डकैती में हत्याएं नहीं की।
इस तरह निर्दोष लोगों को नहीं मारा। ये बात मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही। दूसरी बात, देवराज चौहान किसी लड़की को झांसा देकर उससे संबंध बनाए, ये किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता। परंतु मीरा कह रही है तो इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता। तीसरी बात यह कि देवराज चौहान जगमोहन के बिना डकैती नहीं करता, जबकि इस काम में जगमोहन कहीं नहीं है। जाफरी के चेहरे पर गंभीरता थी। वो वानखेड़े को देख रहा था। मैं आपसे सीधी बात करूं वानखेड़े साहब? जरूर। आप डकैती मास्टर देवराज चौहान से प्रभावित हैं। तुम गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। वानखेड़े मुस्कुराया। मैं उससे प्रभावित नहीं, बल्कि उसके बारे में भरपूर जानकारी रखता हूं। सालों से देवराज चौहान की फाइल मेरे पास है और मैंने उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर रखी है। मैं काफी हद तक उसके सोचने का अंदाज भी जानता हूँ, उसके काम करने का ढंग जानता हूँ। और मैं तो इतना जानता हूं कि देवराज चौहान ने डकैती की और 5 हत्याएं की। इस बात से मैं इंकार नहीं करता। उसके 2 साथी पकड़ लिए हैं हमने और अगले कुछ घंटों में उनके बयान लिखित रूप में ले लिए जाएंगे। ये काम देवराज चौहान ने अकेले किया। इस बार जगमोहन उसके साथ नहीं था। जाफरी ने स्पष्ट कहा। जो तथ्य हमारे सामने होंगे उन्हें ही हम कोर्ट में पेश करेंगे। इस डकैती की हमारे पास इत्तेफाकन बनी फिल्म भी है। देवराज चौहान इस डकैती का सरगना है। वानखेड़े ने मुस्कुराते हुए कश लिया। अभी देवराज चौहान को पकड़ना है, राहुल को पकड़ना है, बद्दी भी आजकल में हाथ। वानखेड़े साहब, जाफरी गंभीर स्वर में कह रहा, देवराज चौहान को कैसे पकड़ना है ये बेहतर आप बेहतर बता। वो पकड़ा जाएगा। देवराज वानखेड़े के दांत भिज गए। इस बार उसका जुर्म बेहद संगीन है। अब मैं उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि देवराज चौहान को गिरफ्तार न कर लूं या उसे शूट न कर दूं। कानून और जनता की बेहतरी के लिए अब ऐसा करना जरूरी हो गया है। जाफरी ने गंभीरता से सिर हिलाया। हमने अभी तक महेश जाखड़ और मयरा की गिरफ्तारी की खबर ना तो ऊपर के अधिकारियों को दी है, ना ही मीडिया को बताया है। अभी बात बाहर ना निकले तो ही ठीक है, वानखेड़े ने कहा। बद्दी राहुल को भी हाथ आ जाने दो, वरना इनकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर वो सतर्क होकर कहीं छुप सकते हैं या फरार हो सकते हैं। जैसा आप ठीक समझे। अब तक इस बारे में रुकना है। अभी 1-2 दिन रुको, बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। तो कल इन्हें कोर्ट में पेश नहीं करना? जाफरी ने वानखेड़े को देखा। नहीं, इनकी गिरफ्तारी अभी दबा के रखो। कहो तो इन्हें कहीं और पहुंचा देता हूं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जाफरी बोला। इस पुलिस स्टेशन से मेरे होते बात बाहर नहीं जाने वाली। खाना खाने के बाद मैं इन दोनों से अपनी तरह से पूछताछ करूंगा। कहने के साथ ही जाफरी ने मोबाइल निकालकर नंबर मिलाया और बात की। खरे, क्या हुआ? बद्दी की खबर मिल गई साहब जी। हम उसे पकड़ने वाले थे, परंतु वो भागकर एक घर में जा घुसा। उस घर में अकेली औरत थी। उसी घर में बंद होकर रह गया वो, और उसके पास रिवॉल्वर है। हमने बाहर से वो मकान घेर रखा है और हमारे कहने पर भी वो बाहर नहीं निकल रहा। वो औरत को मारने की धमकी देता है। तुम 5 लोग हो? जाफरी होंठ भींच कर बोला। साले की गर्दन पकड़कर बाहर ले आओ। वो औरत वो कहीं औरत को ना मार दे साहब जी, बात हम पर आ जाएगी। मुझे बताओ, कहां पर हो तुम लोग? उधर से खरे ने पता बताया कांदीवली का। मैं अभी आता हूं। ऐसा कुछ मत करना कि वो औरत को मारे। ठीक है जी। वानखेड़े की निगाह जाफरी पर टिक चुकी थी। जाफरी ने फोन बंद किया और सब कुछ वानखेड़े को बताकर कहा, हमें वहां जाना होगा अभी वानखेड़े साहब। जल्दी चलो, देर मत करो। वानखेड़े के दांत भिज गए। अगला दृश्य। कांदीवली में कॉलोनी का सामान्य सा मकान था। गली में अंधेरा हो चुका था। 3 पुलिस वाले मकान के सामने मंडरा रहे थे। मकान का गेट खुला हुआ था। मकान के भीतर एक तरफ वाले कमरे में रोशनी ऑन थी। गली में बहुत से लोग भी इकट्ठे हुए पड़े थे। जाफरी और वानखेड़े वहां पहुंचे तो रात के 9:30 बज रहे थे। बाकी तो पुलिस वाले कहाँ हैं? जाफरी ने सब इंस्पेक्टर खरे से पूछा। छत पर, खरे बोला। छत पर कैसे पहुंचे? बगल वाले मकान से।
इस मकान की क्या पोजीशन है? पीछे मकान है सर, पीछे से मकान जुड़े हुए हैं। छत वाले इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि बद्दी पीछे वाले मकान की रास्ते उस तरफ ना निकल जाए। एक बार तो हमने उसे पकड़ ही लिया था सर, परंतु हमारे सादे कपड़ों में होने की वजह से वो भांप गया कि हम पुलिस वाले हैं और उसे घेर रहे हैं। वो भाग निकला। बहुत तेज है वो, लेकिन हमने भी पीछा नहीं छोड़ा। आधा घंटा वो हमें भगाता रहा, फिर इस मकान का दरवाजा खुला पाकर भीतर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। घर में 30 बरस की अकेली औरत थी। उसका आदमी ऑफिस से बाद में आया। वो अब उधर बैठा है। तुमने बद्दी से बाहर निकलने को कहा? वानखेड़े ने पूछा। कहा, परंतु वो बाहर निकलने को तैयार नहीं। उसके पास रिवॉल्वर है। खिड़की से उसने हमें रिवॉल्वर दिखाकर कहा कि अगर पुलिस ने जबरदस्ती घर में घुसने की चेष्टा की तो वो औरत को शूट कर देगा, खरे ने बताया। वानखेड़े ने खुले गेट से भीतर दरवाजे को देखते हुए कहा, तो उसने तब तब का दरवाजा नहीं खोला? 3 घंटे हो गए सर, नहीं खोला। वानखेड़े ने कमीज के भीतर कमर में लगे हौसलर में रखी रिवॉल्वर निकाली और जेब में रख ली। आप क्या करने जा रहे हैं? जाफरी गंभीर स्वर में बोला। तुम यहीं रहो, मुझ पर नजर रखो बाहर से। मैं उससे बात करने जा रहा हूं, वानखेड़े ने कहा। वो आपको या औरत को शूट कर सकता है। बात तो उससे करनी होगी, तभी तो कुछ बात बनेगी, वानखेड़े ने कहा और मकान के खुले गेट की तरफ बढ़ गया। गेट पार करके भीतर दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा थपथपाया। कोई जवाब नहीं आया। वानखेड़े ने दरवाजा दोबारा थपथपाया। कौन है? भीतर से गुर्राहट उभरी। पुलिस। मुझे यहां से जाने का रास्ता दे दो, वरना मैं इस औरत को मार दूंगा, गुर्राहट भरे शब्दों में कहा गया भीतर से। मैं सीनियर इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े पुलिस हेडक्वार्टर से हूं और बाहर पुलिस से पुलिस फैली हुई है। पुलिस कभी भी दरवाजा तोड़कर भीतर आ सकती है। जानते हो ना पुलिस को? पुलिस ने ऐसा किया तो मैं इस औरत को गोली मार दूंगा, भीतर से दांत किटकिटाकर कहा गया। ठीक है, अभी तक तो ठीक है। मुझे उसकी आवाज सुनाओ, वानखेड़े ने कहा। 2 पलों की खामोशी के बाद औरत की घबराई सी आवाज सुनाई दी। इसके पास रिवॉल्वर है, ये मुझे सच में मार देगा। ये तुम्हें नहीं मार सकता, वानखेड़े ने ऊंचे स्वर में कहा। तुम घबराओ मत, मैं मार दूंगा इसे, भीतर से गुर्राहट आई। तुम बद्दी हो? वानखेड़े ने पूछा। हाँ। उस दिन तुमने ही 152 करोड़ की बस की डकैती की? बद्दी की आवाज नहीं आई। जवाब दो। फालतू की बात मत करो इंस्पेक्टर, मुझे जाने दो, वरना। तुम्हें शायद पता नहीं कि महेश जाखड़ और मीरा को पुलिस पकड़ चुकी है, वानखेड़े ने शांत स्वर में कहा। क्या? बद्दी का चौंका स्वर कानों में पड़ा। उनसे पैसा भी बरामद कर लिया गया है, बद्दी की आवाज नहीं आई। देवराज चौहान और राहुल तक पुलिस कभी भी पहुंच सकती है। तुम भी पकड़ में आ गए हो। मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, बद्दी की गुर्राहट आई। अब पुलिस की पकड़ में हो तो पुलिस मुझे नहीं पकड़ सकती। पुलिस भीतर आई तो मैं इस औरत को शूट कर दूंगा। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? मैं निकल जाऊंगा। नहीं निकल सकते। पुलिस के 50 जवान इस मकान को घेरे हुए हैं। अगर तुमने पुलिस पर गोलियां चलाने की कोशिश की तो पुलिस तुम्हें छलनी कर देगी। तुम अपने आप को धोखे में रखे हुए हो कि तुम बच जाओगे। जब तक ये औरत मेरे पास है, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़। भूल में हो तुम। पुलिस कभी भी भीतर आ सकती है। ऐसी स्थिति में तुम मारे जाओगे। अच्छा यही होगा कि जाखड़ और मीरा की तरह खुद को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने अपने को पुलिस के हवाले किया? हाँ। जाखड़ जब घिर गया तो हाथ खड़े कर दिए उसने। वो जानता था कि ऐसा ना किया तो पुलिस उसे मार देगी। अब वो लॉकअप में है और जिंदा है। कम से कम मौत का डर नहीं है उसे। मेरे बारे में किसने बताया? जाखड़ ने? हाँ। कमीना साला, इसमें जाखड़ का कोई कसूर नहीं है। एक हाथ लग जाए ऐसे मामले में तो फिर सबके बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। वो ना बताता तो मीरा बता देती।
वानखेड़े उससे ज्यादा बातें करके उसे कमजोर कर देना चाहता था। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। 152 करोड़ की डकैती और 5 हत्याएं की तुम लोगों ने। देवराज चौहान ने कहा था उन पांचों को मारने को। बद्दी की आवाज नहीं आई। बोलो, सब काम तुम लोगों ने देवराज चौहान के कहने पर किए? हाँ, ये देवराज चौहान का प्लान था। हम सब उसके साथ थे। भीतर से बद्दी की आवाज आई। 5 हत्याएं हो जाना सड़क पर बहुत संगीन मामला माना जाता है। तुमने कितनों को मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। भीतर से बद्दी का तेज स्वर आया। वानखेड़े के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। सोच ले, वानखेड़े बोला। सच में मैंने किसी को नहीं मारा। उस वक्त डकैती की किसी ने कैमरे से फिल्म बना ली थी। उसमें तू बस के भीतर रिवॉल्वर पकड़े दिख रहा है। मैंने रिवॉल्वर निकाली थी पर गोली नहीं चलाई। बद्दी का भीतर से आता स्वर तेज था। सोच ले, मैंने नहीं मारा किसी को। तो किसने मारा? जाखड़ राहुल और देवराज चौहान ने वो सारी हत्याएं की हैं। ऐसा है तो फिर तू गिरफ्तार होने से क्यों डरता है? बद्दी की आवाज नहीं आई। देख बद्दी, वानखेड़े ने कहा, यह तो स्पष्ट है कि तू अब बच नहीं सकता। पुलिस तेरे को छोड़ने वाली नहीं। तो गिरफ्तार होने में इतने नखरे क्यों लगा रहा है? यहाँ पर 50 पुलिस वाले ने घेराबंदी कर रखी है। जाखड़ और मीरा इस वक्त लॉकअप में आराम कर रहे हैं। तेरे को भी वहीं उनके पास पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो तू अभी पुलिस की गोली से मरेगा। बद्दी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। राहुल के बारे में जानता है? कहाँ मिलेगा वो? नहीं, उससे मेरी ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई। और देवराज चौहान? उसके बारे में भी नहीं जानता कि वो किधर मिलेगा। देवराज चौहान तेरे को मिला कहाँ था? एक दारू के अड्डे पर। उसने ही मेरे से डकैती करने की बात की थी। बद्दी के आने वाला स्वर में परेशानी आ गई थी। देवराज चौहान और राहुल भी बचने वाले नहीं है। 3 करोड़ मिला तेरे को? वानखेड़े बोला। हाँ, मतलब कि 3-3 करोड़ तुम चारों को मिला, बाकी देवराज चौहान ले गया। हाँ, बहुत कम दिया उसने तुम लोगों को। वानखेड़े ने शांत स्वर में कहा। खैर, अब तो तुम लोगों का खेल खत्म हो गया। तुमने तो सोचा होगा कि पुलिस तुम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन पुलिस ने अपना काम कर दिखाया। बद्दी की आवाज नहीं आई। दरवाजा खोल बद्दी, मैं भीतर आऊंगा। वानखेड़े बोला। नहीं, बद्दी के स्वर में तेजी आ गई। तुम भीतर नहीं आ। मैंने पुलिस के जवानों को एक्शन लेने से रोक रखा है। एक बार तेरे से बात करके देखना चाहता था। इस वक्त बंद दरवाजे के बाहर मैं अकेला हूँ। ये कोई चाल नहीं है, शराफत से बात कर रहा हूँ तुमसे। मुझे भीतर आने देने में तुम्हारा ही फायदा है। मैं तुम्हें समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि खुद को पुलिस के हवाले कर देने में ही तुम्हारा फायदा है। नहीं तो पुलिस अभी जबरन घर में घुसेगी और तेरे को शूट कर देगी। जिस औरत को तुमने बंधक बना रखा है, उसके दम पर तुम बच नहीं सकते। दरवाजा खोलो, मैं तुमसे बात करूंगा। नहीं तो मैं जवानों को ऑर्डर देता हूँ कि वो एक्शन में आ जाएं। मैं इस औरत को मार दूंगा। बद्दी की चीखती आवाज बाहर आई। यही तो तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम्हारी ये हेंकड़ी नहीं चलने वाली। पुलिस अपना काम करने जा रही है। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? एकाएक बद्दी ने भीतर से पूछा। हाँ है। तुम मुझे शूट करने का प्लान बना रहे? मैं भीतर आते ही रिवॉल्वर नीचे रख दूंगा। मैं तुम्हें शूट करने की सोच भी नहीं रहा। दरवाजा खोलो, मैं भीतर आकर तुमसे बात करूंगा। आमने सामने हम अच्छी तरह से बात कर सकेंगे। वानखेड़े बोला। कोई चालाकी नहीं करोगे? बद्दी की आवाज में शंका के भाव थे। बिल्कुल नहीं। तुम सच में अकेले हो? हाँ। उसके बाद भीतर से चलने फिरने की आवाज आई। वानखेड़े समझ गया कि बद्दी बाहर देखकर अपनी तसल्ली कर रहा होगा कि वो अकेला है या नहीं। फिर करीब 2 मिनट बाद बद्दी की आवाज आई। मैं दरवाजा खोलता हूं। अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं औरत को मार दूंगा। बेशक मार देना। मैं सिर्फ तुमसे बात करने आ रहा हूं। तभी दरवाजे की सिटकनी गिराए जाने की आवाज आई। फिर बद्दी का स्वर आया। तुम भीतर आ सकते हो, रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ में ना हो।
वानखेड़े ने दरवाजे को धकेला तो वो खुलता चला गया। भीतर से रोशनी बाहर तक आई। वानखेड़े भीतर प्रवेश कर गया। ये ड्राइंग रूम था। सोफे रखे थे। पीछे की तरफ डाइनिंग टेबल और टीवी दिख रहा था। 40 बरस के बद्दी ने एक औरत की आड़ ले रखी थी और रिवॉल्वर उसकी गर्दन से लगा रखी थी। औरत का चेहरा फक था। दरवाजा बंद कर दो, बद्दी ने व्याकुल स्वर में कहा। वानखेड़े पलटा और दरवाजा बंद करके सिटकनी लगाने लगा। अपनी रिवॉल्वर निकालो और नीचे रख दो। वानखेड़े ने रिवॉल्वर निकालकर नीचे रख दी। रिवॉल्वर से दूर हट जाओ। वानखेड़े दूर हट गया। बद्दी औरत की आड़ में आगे बढ़ाया और उसकी रिवॉल्वर उठाकर औरत को आजाद कर दिया। अब बद्दी के दोनों हाथ में रिवॉल्वरें थी। औरत भय से लड़खड़ाती सोफे पर जा गिरी। बद्दी होंठ भींचे वानखेड़े को घूर रहा था। अब कहो, क्या कहना चाहते हो इंस्पेक्टर, बद्दी बोला। वानखेड़े ने सोफे पर मौजूद औरत पर निगाह मारी, फिर बद्दी को देखा। तुम डकैती कर चुके, देवराज चौहान के साथ मिलकर। जाखड़ और मीरा पकड़े जा चुके हैं। देवराज चौहान और राहुल भी पकड़े जा सकते हैं। इनके अलावा कोई और भी है शामिल? बद्दी वानखेड़े को दांत भींचे देखे जा रहा था। बोलो, वानखेड़े ने पुनः कहा। नहीं, डकैती में इतने ही लोग थे, बद्दी कठोर स्वर में कह उठा। तुम लोगों ने 5 हत्याएं की, मैंने किसी को नहीं मारा। ये बात का विषय है। तुमने नहीं मारा तो हमें पता चल जाएगा। इस वक्त तुम जो कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है। बाहर और इस मकान की छत पर पुलिस वाले बिखरे पड़े हैं। तुम किसी भी हाल में बच नहीं सकते। समझदारी तो इसी में है कि अपनी गिरफ्तारी दे दो, नहीं तो अभी पुलिस वाले तुम्हें शूट कर देंगे। अब तुम भी मेरे कब्जे में हो, मैं तुम्हें और इस औरत को शूट कर दूंगा। मान लो तुमने हम लोगों को शूट कर दिया, ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे? बद्दी होंठ भींचे वानखेड़े को देखता रहा। कोई फायदा नहीं है। तुम किसी भी सूरत में बच नहीं सकते। अगर खुद को पुलिस के हवाले कर देते हो तो लंबे समय तक जिंदा रह सकते हो सकता है छूट कर बाहर भी आ जाओ। अब कम से कम जाखड़ और मीरा मौत के भय से तो आजाद हैं। वो पुलिस की कस्टडी में आराम कर रहे। मुझे यकीन नहीं कि वो पकड़े गए हैं, बद्दी बोला। वो पकड़े जा चुके हैं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझ पर दबाव बनाने के लिए। उनसे बात करना चाहते हो? हाँ। किससे, जाखड़ से या मीरा से? जाखड़ से। वानखेड़े ने मोबाइल निकाला और जाफरी को फोन किया। हेलो, जाफरी की आवाज आई। बद्दी जाखड़ से फोन पर बात करना चाहता है, वानखेड़े ने कहा। पुलिस स्टेशन में किसी को मेरा नंबर दो कि वो जाखड़ से मेरे फोन पर बात करा सके। ठीक है। वानखेड़े ने फोन बंद करके हाथ में ही पकड़े रखा। बद्दी दोनों रिवॉल्वरें थामे वानखेड़े को व्याकुल सी नजरों से देखने लगा था। देवराज चौहान तुम्हें कहाँ मिला? वानखेड़े ने पूछा। दारू खाने पर आकर मिला। उसके साथ कौन था? अकेला था। जगमोहन कहीं पर तो उसके साथ होगा। कौन जगमोहन? देवराज चौहान का खास साथी। मैं उसे नहीं जानता, परंतु मैंने देवराज चौहान के साथ किसी को नहीं देखा था। बद्दी परेशान स्वर में था। वानखेड़े ने सिर हिलाते हुए कहा। खुद को पुलिस के हवाले कर देना ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। ये तो तुम भी समझते हो कि तुम फंस चुके हो, यहां से निकल नहीं सकते। निकल भी गए तो पुलिस हमेशा तुम्हारे पीछे रहेगी और कहीं पर भी तुम्हें मार देगी। जाखड़ से बात कर लो। उसकी राय लेना चाहते हो तो ले लेना। बेशक मीरा से भी बात कर लेना। पुलिस स्टेशन में दोनों अलग अलग लॉकअप में बंद हैं। पुलिस ने उन्हें ढूंढ और पकड़ लिया। कानून के हाथ लंबे होते हैं। ज्यादा देर तक कोई देवराज चौहान नहीं पकड़ा गया, बद्दी बोला। नहीं, राहुल भी आजाद है। वो भी हाथ आ जाएगा। अगर तुम राहुल के बारे में कुछ बता सको तो। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वो देखने में कैसा है? उसके बारे में जाखड़ और मीरा से नहीं पूछा? पूछा, परंतु पुलिस वालों को तो सबसे पूछताछ करनी पड़ती है।
तो वो देखने में कैसा था? बद्दी ने राहुल के बारे में जो हुलिया बताया वैसा ही पहले मीरा बता चुकी थी। वानखेड़े का फोन बज उठा। हेलो। वानखेड़े ने बात की। सर, मैं हवलदार रंजन चोखे बोल रहा हूँ। जाखड़ से बात करनी। हाँ, बात कराओ। चंद पलों बाद फोन पर जाखड़ की आवाज आई। हेलो। बद्दी होंठ भींचे वानखेड़े को देखे जा रहा था। जाखड़। वानखेड़े बोला। बद्दी से बात करोगे? वो पकड़ा गया? उधर से जाखड़ की आवाज आई। हाँ, लो कर लो बात। कहने के साथ ही वानखेड़े ने फोन बद्दी की तरफ बढ़ाया। बद्दी ने बाएं हाथ का रिवॉल्वर जेब में रखा और आगे बढ़कर फोन लिया। बात की। हेलो। बद्दी, तू फंस गया? तू भी फंस गया? उधर से जाखड़ का हंसता हुआ सर कानों में पड़ा। पुलिस को तूने मेरे बारे में बताया? बद्दी गुर्राया। बताना पड़ा। पुलिस को तो पता चल ही जाना था तेरे बारे में। वो छोकरी भी पकड़ी जा चुकी। कमीना। बद्दी ने दांत भींचकर कहा और फोन बंद करके वानखेड़े की तरफ उछाल दिया। वानखेड़े ने फोन थामा। नजरें बद्दी पर थी। बद्दी परेशान था। अब अपने को पुलिस के हवाले कर दे। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। वानखेड़े ने कहा। मैंने उस बस में कोई हत्या नहीं की। बद्दी सफाई देने वाले स्वर में बोला। वो हम देख लेंगे। उस वक्त की डकैती की फिल्म है हमारे पास। वानखेड़े ने सिर हिलाया। बद्दी ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर फर्श पर गिरा दी। दूसरा भी। वानखेड़े बोला। बद्दी ने दूसरा रिवॉल्वर भी गिरा दिया। वानखेड़े आगे बढ़ा और अपनी रिवॉल्वर उठाकर जेब में रखी, जबकि बद्दी वाली रिवॉल्वर को जूते से दूर धकेल दिया। तभी परेशान सा बद्दी कह उठा। पुलिस स्टेशन में मेरे साथ ठीक से पेश आओगे ना? फिक्र मत करो। तुम हमारी बातों का सही जवाब देना, ताकि हमें सख्ती न करनी पड़े। इसके साथ ही वानखेड़े ने उस औरत से कहा, बाहर जाओ और वहां मौजूद पुलिस वालों को भीतर भेज दो। औरत जल्दी से सोफे से उठी और कांपती टांगों से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। खुद को पुलिस के हवाले करके पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूं या गलत। बद्दी झुंझला कर कह उठा। तुमने एकदम सही फैसला किया है। औरत दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। डकैती का पैसा कहाँ रखा है? वानखेड़े ने पूछा। वो जिसके पास भी है, तुम लोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं करोगे? बद्दी बोला। नहीं करेंगे। हमें सिर्फ वो पैसा बरामद करना है। वो मेरे भाई के घर पर रखा है। मैं तुम लोगों को वहां ले चलता हूं। बद्दी ने हारे स्वर में कहा। तभी रिवॉल्वर थामे जाफरी ने भीतर प्रवेश किया। पीछे बाकी पुलिस वाले थे। बद्दी को हथकड़ी डाल दी थी। बाहर न्यूज चैनल वाले आ पहुंचे हैं। जाफरी बोला। वो जानना चाहते हैं कि मामला क्या है। ठीक है, उन्हें बता देते हैं कि 152 करोड़ की डकैती हुई और 3 लोग पकड़े जा चुके हैं। वानखेड़े कह उठा। चलिए दोस्तों, आज हम इस कहानी को यहीं रोकते हैं। कहानी ज्यादा बची नहीं है। 30 और 55 पन्ने रह गए हैं इसके। एक भाई का कमेंट आया था आज कि ये कहानी अधूरी है, और मुझे भाई की बात पर यकीन नहीं आया था। अगर भाई सुने, जो कि सुनेंगे, तो बुरा मत मानना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस वक्त मेरी खुद ने मैंने कहानी नहीं पढ़ी हुई थी, तो मुझे भरोसा नहीं हुआ था, इसलिए कह रहा हूं। अब जिस आदमी ने पहले से कहानी पढ़ी होगी उसे तो पता ही होगा। लेकिन एक्चुअली मैं जरा इस कहानी के कवर पर ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था, तो मुझे लगा शायद अच्छी कहानी होगी, जो कि अच्छी है। लेकिन अगर ये अधूरी है तो कह रहा हूं मैं। हम्म। क्या ऐसा हो सकता है कि ये कहानी अपने सिरा ना पकड़े? मतलब, हमें अनिल मोहन जी से इतनी तो उम्मीद करनी चाहिए कि वो ठीक ठाक कहानी प्रेजेंट करेंगे। चलो, कोई नहीं, देखते हैं। नहीं, मुझे लग रहा है गलती हुई। 56 वो और 20 ये। 76 पेज बचे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म।
सो 76 पेज बचे हैं अभी, तो इसका मतलब है कि कम से कम 3 एपिसोड और हो जाएंगे इसके। कहानी ये पूरा एपिसोड जो है बिना देवराज चौहान के गुजरा, मतलब देवराज चौहान का जिक्र था लेकिन कोई भी उनका सीन नहीं आया इनमें, इस कहानी में, इस एपिसोड में। तो खैर ठीक था। आप लोगों को कैसी लग रही है ये कहानी बताइएगा जरूर। मैं इसे अभी कुछ पलों में पोस्ट कर दूंगा। आप लोगों के कमेंट्स मुझे रोज मिल रहे हैं और रोज के हिसाब से कमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कसम से मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इट्स एक अचीवमेंट की तरह है, समझिए कि आपसे बात हो रही है। और यानी हर दूसरे तीसरे दिन कोई अम, जिन्होंने नहीं किया होता वो कर देते हैं। कहने का मतलब कि जैसे जैसे अभी मैं वो आचार्य जी हैं अमेरिका वाले, कम से कम आज और कल उन्होंने कमेंट नहीं किया था, तो मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। और इसी तरह और बहुत से लोग हैं जो अक्सर याद आते रहते हैं कि उन्होंने कमेंट नहीं किया यार, हाँ उन्होंने कमेंट नहीं किया, जिनके नाम याद आते हैं। अब जैसे मैं एक और नाम बता देता हूँ कि हम्म, नहीं, तिवारी जी ने कर दिया था, त्रिपाठी जी ने, महेंद्र त्रिपाठी ने, उन्होंने शायद कल किया था। आज उनका कमेंट नहीं मिला मुझे देखने को। और एक वो दूसरे भाई साहब थे, क्या नाम था उनका भी, श्याम सुंदर जी थे शायद, हाँ। 2 दिन से शायद उनका कमेंट भी नहीं आया। बाकी जो हमारे रेगुलर लोग भाई लोग हैं, विजय जी हैं, सनातन भाई हैं, शब्बीर भाई हैं। शब्बीर भाई का भी थोड़ा सा पॉज आ गया था लेकिन अभी 2 दिन से वो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शब्बीर भाई। कृष्णा बहन है, वो करती हैं कमेंट रोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा बहन। और हाँ, मनोज साहब हैं, उन्होंने, वो बीच बीच में ही कभी करते हैं, एक बारी कमेंट कर दिया और 2-3 दिन बाद फिर ब्रेक डाल देते हैं। खैर, अच्छा लगता है जैसे ही आपके विचार पढ़ने को मिलते हैं, भले वो दो एक शब्द ही हों। तो अच्छा, एक भाई ने अभी फिर से वो लिखा था कि पूरा घंटे, यानी पूरा का पूरा एपिसोड, यानी पूरी पूरी कहानी डाली है जैसे दूसरे लोग डाल रहे हैं। तो एक तो वो भाई जी मेरे लिए संभव नहीं है, मैं 1 घंटे से ज्यादा का वैसे रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता। और मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई आदमी 1 घंटे का लगातार सुनता होगा। यानी मैं तो खुद भी ऐसे पार्ट पार्ट में ही सुनता था, और कई बार ऐसा होता था कि थोड़ा सा तारतम्य बिठाने के लिए फिर पीछे जाकर सुनना पड़ता था। तो 1 घंटे का एक दिन के लिए बहुत होती है कहानी, है ना। इतना टाइम किसके पास है। अगर आप वैसे सोते समय सुनने लगोगे तो सुनने से पहले ही सो जाता हूँ, मैं तो सो जाता हूँ। मैं तो 5 मिनट भी अगर मेरे कान में कुछ आवाज आए तो वैसे ही नींद आ जाती है मुझे। तो ये होता है कि आप मान लो कोई सफर में हो, वॉक शॉक कर रहे हो, तो तब सुन सकते हैं। तो खैर, तो चलिए ठीक है। इस एपिसोड में कुछ ज्यादा हैपनिंग नहीं हुई, एक पुलिसिया कार्रवाई थी, थोड़ी कानूनी का मतलब कागजी कार्रवाई जरा ज्यादा हुई इसमें। तो कल मिलते हैं, कल डेफिनेटली धमाका होगा, इंतजार करिए। मिलते हैं फिर कल दोस्तों। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।